हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर के अंदर, पत्रिका के अंदर, सूजस के अंदर और इंडियन एक्सप्रेस में आज के और संडे के न्यूज़पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मेरे को दिखी है वो है पीआईबी के अंदर आया है। पीआईबी के अंदर क्या है? पीआईबी के अंदर पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम लॉन्च हुई थी उसका एनालिसिस आया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है। सबसे पहले हम पीएम विश्वकर्मा स्कीम का जो एनालिसिस आया है वो सारा का सारा देख लेते हैं, फिर बाद में आज के न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है? पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च हुई थी 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च हुई थी। इस स्कीम का बजट कितना था? 13,000 करोड़ रुपए था इस स्कीम का बजट। बजट के अलावा इसके इस स्कीम के अंदर 2023-24 से 2027-28 के लिए प्रपोज स्कीम थी। मतलब 23 से 27 तक चलेगी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से 27-28, और 13,000 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च होने थे। इसके पीएम विश्वकर्मा स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। अब इसके अंदर विश्वकर्मा किसको बोला गया है? विश्वकर्मा भगवान के नाम पे रखी गई है। इसके अंदर क्या है? मेन जो इसकी थीम है, इस स्कीम की थीम क्या है? जो भी लोग आर्टिसन है, आर्टिसन किसको बोलते हैं? जो हाथ से काम करने वाले हो, चाहे सुनार हो, चाहे लुहार हो, चाहे कुम्हार हो, जो भी हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसन है, जो पारंपरिक लोग हैं, पारंपरिक जो छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं, जो कोई कुम्हार घड़े बना रहा है, कोई सुनार छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई मेटल का काम, लुहार है, लोहे का काम कर रहा है, इन सभी लोगों को मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना। मेन स्ट्रीम में लेके आना मतलब असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र के अंदर इनको कन्वर्ट कराना, इनकी स्किल के अंदर अपग्रेड कराना, जो नए नए टूल्स आ रहे हैं उनके बारे में इनको जानकारी देना ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़े, इनके लोगों की क्या इकोनॉमी इनकी अच्छी होए, प्लस इनको क्या बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ना था कि इनको इजीली लोन मिल सके, अपने धंधे को और ज्यादा बढ़ा सके। जो 100 मटके बना रहा है वो 500 मटके बनाए, इनके लोन मिल जाए, प्लस सस्ता लोन मिल जाए तो क्रेडिट लेवल पे इनको सुविधा दें, प्लस इनको डिजिटल ट्रांजैक्शन भी सिखाने के लिए सरकार इनको यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने के लिए इंसेंटिवाइज करेगी। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम एक प्रकार से जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है ना, उन सभी को और अच्छा जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, प्लस उनके क्या स्कीम के तहत उनको फायदा ये होगा कि वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आ जाएंगे, सरकार से कनेक्ट हो जाएंगे, सरकार से बेनिफिट ले पाएंगे, प्लस इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब इसके अंदर एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या स्कीम के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। तो सबसे पहले 17 सितंबर 2023 को आई थी, 13,000 करोड़ रुपए का इसका बजट था। 2023-24 से 2027-28 तक थी ये। इट एम्फेसिस एनकरेजिंग द ट्रेडिंग रूरल एंड अर्बन एरिया, मतलब रूरल और अर्बन एरिया के अंदर दोनों दो ही एरिया होते हैं, तो दोनों लिख दिए इन्होंने। स्पेशल अटेंशन किसको दिया जाएगा? अब इसके अंदर क्वेश्चन में पूछ सकता है कथनों के अंदर क्या इसके अंदर वुमेन को स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है, जो शोषित वर्ग जिसको बोलते हैं, वुमेन हो या ट्रांसजेंडर हो या अंडर सर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली डिसेबल, ट्रांसजेंडर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग हैं, या फिर आइलैंड टेरिटरीज हैं जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के लोग हैं, या फिर हिल एरिया के लोग हैं, इन सभी के ऊपर स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। ये चीजें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, जो पीआईबी ओरिजिनल सोर्सेस के अंदर देखने को मिलेगी। तो आपसे एक कथन में दिया जाता है क्या इसके ऊपर वुमेन पे स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर स्कीम के अंदर है क्या क्या। तो इस स्कीम के अंदर सबसे पहली बात तो एलिजिबल कौन हुआ? स्कीम मतलब पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो पैसा किसको मिलेगा? तो सबसे पहले हमें देखनी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशन यदि देखें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन में लिखा हुआ तो बेनिफिशियरी शुड बी वर्किंग विद द बेयर हैंड एंड टूल्स, मतलब जो भी आदमी को फायदा चाहिए, बेनिफिशियरी मतलब जिसको फायदा चाहिए स्कीम का, तो वो क्या अपने हाथों से काम करने वाला कारीगर होना चाहिए। मशीन से पहले से काम कर रहा है तो वो उसके अंदर आर्टिसन में काउंट नहीं होगा। तो पीएम विश्वकर्मा के अंदर उसको सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो अपने बेयर हैंड से, अपने हाथों से काम करने वाला, औजार से काम करने वाला आदमी हो चाहिए, छेनी से काम कर रहा हो चाहिए, लोहे हथौड़े से काम कर रहा हो चाहिए, सोने का सुनार हाथ से काम कर रहा हो, तो उन सबको दिया जाएगा। दूसरा इसके अंदर एलिजिबिलिटी एंगेज इन वन ऑफ द मेंशन 18 फैमिली बेस्ड, 18 जो फैमिली बेस्ड जितने भी उद्योग धंधे हैं उनके अंदर होना चाहिए। फैमिली बेस्ड उद्योग धंधे कौन से गिने गए हैं इसके अंदर? जैसे सोने का काम करने वाला सुनार, कारपेंटरी का काम करने वाला खाती, लोहे का काम करने वाला लुहार, मटके का काम करने वाला, मिट्टी से काम करने वाला कुम्हार। इस तरीके से जो 18 जो हमारे ट्रेडिशनल है ऑक्यूपेशन उनके अंदर दिया गया है। तो 18 काम इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। एक स्टेटमेंट ये आ जाएगा कि अपने हाथ से काम, बेयर हाथ हैंड से काम करने वाले आदमी को इसके अंदर ये बेनिफिशियरी है, बिल्कुल है। तीसरा इसके इन्वॉल्व इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन सेल्फ एम्प्लॉय,
इसके अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही आदमी इसके अंदर बेनिफिट ले सकता है, ऑर्गेनाइज का नहीं हो सकता। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड के अंदर क्या होता है, जैसे शोरूम के अंदर कोई मटका बेच रहा है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, और जो रोड साइड अपने हाथों से बना रहा है और वो मटका बेच रहा है तो वो अनऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज का मतलब ये फॉर्मल सिस्टम से अंदर आप जुड़े हुए हो, नहीं जीएसटी नंबर ले रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, परमानेंट स्ट्रक्चर है, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर की डेफिनेशन। उसके अलावा मिनिमम एज क्या होनी चाहिए कोई भी बेनिफिशियरी को, यदि आप बेनिफिट लेना है पीएम विश्वकर्मा के अंदर, 18 साल की उम्र इसके अंदर मिनिमम दे रखी है। तो 18 साल का इंसान होना चाहिए, 18 साल, 18 तरीके के ऑक्यूपेशन, बेयर हैंड से काम करने वाला होना चाहिए। तो और इसके अंदर एक और कंडीशन क्या है कि 5 साल के अंदर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम का फायदा नहीं लिया हो। मतलब फायदा लेने का मतलब 5 साल के अंदर गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम के अंदर उसने पैसे नहीं लिए हों, वो सभी लोग इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो इसके बेनिफिशियरी कौन-कौन होंगे? बेनिफिशियरी होंगे जो कि हैंड से काम करने वाले हो, कारीगर जो अपने हाथों से काम करते हैं, 18 तरीके के उद्योग, छोटे-छोटे उद्योगों में जुड़े हुए हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर होने चाहिए, ठीक है? 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और पिछले 5 साल में किसी ने लोन नहीं लिया हो। अगली कंडीशन इसके अंदर क्या है, एक परिवार के अंदर सिर्फ एक ही इंसान को लोन मिलेगा। मतलब बेनिफिट जो है इस स्कीम का बेनिफिट एक परिवार में एक को ही मिलेगा। ये 4 भाई हैं, चारों के चारों यदि मटका बनाने का काम कर रहे हैं तो 4 को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक को ही मिलेगा, वो सरकार डिसाइड करेगी। इससे अगली स्कीम, अगला बेनिफिट क्या है, द पर्सन फैमिली मेंबर शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, कोई सरकारी नौकरी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा 4, 5, 6, 7 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सातों में से कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है कि भाई पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर इनमें से कौन एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल का एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एलिजिबल अपने हाथों से काम करने वाला आदमी होना चाहिए, मतलब बेयर हैंड एंड टूल से काम करने वाला होना चाहिए। 18 तरीके की फैमिली बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। इन्वॉल्व इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज मतलब फॉर्मल नहीं होना चाहिए, इनफॉर्मल के अंदर होना चाहिए। 18 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। नो लोन, कोई भी गवर्नमेंट सरकारी स्कीम के तहत 5 साल के अंदर लोन लिया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी एक परिवार के अंदर एक ही मेंबर को लोन का फायदा मिलेगा, स्कीम का फायदा मिलेगा। प्लस आखिरी इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द पर्सन फैमिली शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तो हमने देख लिया कि पीएम विश्वकर्मा के बेनिफिशियरी कौन-कौन होंगे। तो ये 7 कंडीशन जिसके भी लग रही है वो सब के सब इसके अंदर अप्लाई करके बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इसके अंदर मिलेगा क्या? भाई एलिजिबल तो हो गया, मान लो मैं एलिजिबल हो गया, मैं कुम्हार का काम करता हूँ, मटका बनाने का काम करता हूँ। अब मेरे को फायदा क्या मिलेगा? सबसे पहले इसके अंदर फ़ायदे क्या-क्या हैं? इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा कि रिकॉग्निशन। सबसे पहले आपको क्या एक पहचान मिलेगी। क्या? पहचान का मतलब पहचान तो पहले से ही है, मेरे पास आधार आईडी है, नहीं। आपको एक सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा, एक आईडी कार्ड बनाई जाएगी, कि ये पीएम विश्वकर्मा एम्प्लॉयी है। क्या? पीएम विश्वकर्मा है ये, पीएम विश्वकर्मा, इसकी आईडी बनेगी। आईडी मतलब आईडी बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ यही होता है उस आदमी के अकाउंट में टाइम टू टाइम पैसा डाल सके सरकार। तो उसका अलग से एक नंबर डाल देगी, तो सरकार उसको एक प्रमाण पत्र, हस्तशिल्प कारीगर जो भी हो, हस्तशिल्प पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और एक पहचान आईडी दी जाएगी। तो पहला बेनिफिट क्या है इसके अंदर, एक पहचान पत्र और आईडी दी जाएगी। आईडी देने से क्या हुआ? फ़ायदा तो नहीं हुआ। अब फ़ायदा क्या मिलेगा? उन्नयन कौशल। तो इसके अंदर दूसरा क्या है? स्किल के लिए, कौशल उन्नयन के लिए, कौशल उन्नयन मतलब स्किल अपग्रेडेशन के लिए अब उसको पैसे मिलने लग गए। सरकार चाहती है कि जो भी आदमी जो पुराने औजारों से काम कर रहा है, छेनी से कर रहा है, कोई कुम्हार, कोई जो ट्रेडिशनल काम कर रहा है, लोहार कोई हथौड़े से काम कर रहा है, इन सबको नए टूल के बारे में जानकारी मिले। नए टूल की जानकारी के लिए इनको क्या है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भेजा जाएगा। अब आदमी कोई बेचारा बढ़िया बिज़नेस चल रहा है, उसका छोटा-मोटा धंधा चल रहा है, मटके बना के बेच रहा है, अब उसको स्किल सेंटर में क्यों जाएगा? इतने दिन के पैसे कौन देगा? तो सरकार ने कहा है जितने दिन की वो स्किल ट्रेनिंग लेगा, उस दिन दौरान जो भी उसके पैसे खर्च होंगे, वो सब सरकार देगी। प्लस उसको स्टाइपेंड भी देगी, वहाँ रहना, खाना, प्लस स्किल के डेली के वेजेस भी देगी। तो सबसे पहली बात, इसके आधुनिक उपकरणों और मशीनों की जानकारी मिलेगी। किस चीज़ की स्किल मिलेगी? उसी फील्ड से रिलेटेड उसको नए जो इंस्ट्रूमेंट आए हैं, नए टूल आए हैं, किट आए हैं, उन सबकी जानकारी मिलेगी और ₹500 प्रति दिन के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा। कितने रुपए प्रति दिन के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा? ₹500। तो दूसरी चीज़ आपको याद करनी है। पहला आपको इसके अंदर बेनिफिट क्या है? एक पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड मिलेगी रिकॉग्निशन के लिए। दूसरा इसके अंदर क्या है? ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग जितने दिन की दी जाएगी उतने दिन ₹500 पर दिन के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है? तीसरा बेनिफिट क्या है? अब इसके अंदर एक डायग्राम बनाया है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे कि आपकी पहले से स्किल क्या है, मतलब कुम्हार की मटके बनाने की स्किल है, तो स्किल देखेंगे, फिर देखेंगे बेसिक ट्रेनिंग देंगे,
सबसे पहले 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग देंगे, ठीक है? 40 घंटे की ट्रेनिंग है, तो 5-7 ₹500 पर दिन के हिसाब से 7 दिन के ₹3500 मिलेंगे, उसको 7 दिन ट्रेनिंग करके आएगा आराम से। जब वो बेसिक ट्रेनिंग कर लेगा तो फिर बाद में उसको एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि क्या है 15 दिन की ट्रेनिंग, इसके अंदर भी पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट है आपको पहचान दी जाएगी, दूसरा अब आपको क्या है ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के अंदर आपको पता चल गया ₹500 पर दिन के हिसाब से मिलेंगे। तीसरी चीज़ है भाई ट्रेनिंग भी ले ली, अब क्या करें? ट्रेनिंग मिलने के बाद में आप मान लो आपको कोई मशीन की ट्रेनिंग दे दी, अब मशीन आपके पास है ही नहीं तो आप करोगे क्या उस ट्रेनिंग का? तो सरकार कह रही है जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब हम आपको क्या उस मशीन को खरीदने के लिए पैसे देंगे, टूल किट के लिए पैसे देंगे। पैसे कितने? ₹15,000 मिलेंगे, ठीक है? मान लो लोहार है, लोहार को वेल्डिंग की मशीन वेल्डिंग की ट्रेनिंग दे दी, तो अब वेल्डिंग मशीन भी तो देनी पड़ेगी सरकार को। सरकार कह रही है उसको वेल्डिंग मशीन खरीदने के लिए उसको हम ₹15,000 का वाउचर देंगे। ₹15,000 तक की आप कोई भी मशीन खरीद सकते हो अपने बिज़नेस के अंदर और बढ़ावा देने के लिए। तो 3 चीज़ें हमने देख ली, सबसे पहले एक आईडी कार्ड मिलेगा, दूसरे ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग के अंदर बेसिक ट्रेनिंग है कि एडवांस ट्रेनिंग, और हर ट्रेनिंग में जितने भी दिन रखोगे उसमें 15 ₹500 पर दिन के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी, ट्रेनिंग मिलने के बाद में उस आदमी को जिस चीज़ के टूल की ट्रेनिंग दी है, जिस मशीन की ट्रेनिंग, मशीन को खरीदने के लिए ₹15,000 अलग से दिए जाएँगे। अब वो ₹15,000 लेके अपने घर पे आ गया है, वो मशीन खरीद के लेके आ गया। अब मशीन खरीद के लेके आ गया तो मशीन के अलावा और भी तो चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे सुनार को सोना खरीदना है, लोहार को क्या और पाइप खरीदने हैं, लोहे के पाइप एंगल लेने हैं, और ये थोड़ी ना मशीन पे ही काम करने लग जाएगा। कोई आदमी आएगा दरवाज़ा खरीदने के लिए तो उसके लिए पहले दरवाज़ा चाहिए, तो उसके लिए उसको और भी चीज़ें एक्वायर करनी है। अब उसको चाहिए लोन, क्या चाहिए? लोन। तो लोन लेने अगली स्कीम के अंदर क्या है? ऋण सहायता। ऋण सहायता मतलब आपको क्रेडिट हेल्प दी जाएगी। क्रेडिट हेल्प कौन देगा? सरकार ने कहा यदि आप इसने स्किल ले ली, ट्रेनिंग ले ली, आपने औज़ार खरीद लिए ₹15,000 के, फिर अब आप आओ लोन लेने। लोन लेने के लिए हम आपको ₹1,00,000 तक का लोन देंगे शुरुआत में, ठीक है? भाई दिल दे दो लोन, लोन तो वैसे भी मिल रहा है मार्केट के अंदर, तो इसके अंदर फायदा क्या है? इसके अंदर 5% इंटरेस्ट सब्सिडी के लोन दिए जाएंगे। कितने रुपए? 5% इंटरेस्ट सब्सिडी के, बिना कोई जमानत के, बिना कोई कोलेट्रल के, आपको कोई जमीन नहीं रखनी, कुछ नहीं रखना। ₹1,00,000 आप जाके सीधे पीएम विश्वकर्मा का आई कार्ड दिखाओ, बैंक से ₹1,00,000 लेके आ जाओ। ब्याज क्या लगेगा? 5%, जो स्टैंडर्ड जो ब्याज लग रहा है उसमें से 5% कम हो जाएगा। तो कुल मिला के जमानत मुक्त ऋण मतलब कोलेट्रल फ्री आपको क्या दिया जाएगा? एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट लोन दिया जाएगा। लोन कितने रुपए का? ₹1,00,000 का 18 महीने के लिए, और ये लोन कंप्लीट होने के बाद में फिर ₹2,00,000 का लोन दिया जाएगा 30 महीने के लिए। तो कुल मिला के सरकार पहला लोन देगी 1.5 साल के लिए ₹1,00,000 का। यदि वो आपने जमा करा दिया तो अब आप फिर क्या 30 महीने के लिए मतलब 2.5 साल के लिए क्या ले सकते हो? ₹2,00,000 का लोन ले सकते हो। तो कुल मिला के आपको क्या लोन पे लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सस्ता लोन मिलेगा। लोन के अंदर पहले ऋण की पहली किस्त प्राप्त की, वो मानक ऋण प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो ये आपने देखा। अब आपने डिज लोन भी ले लिया, ₹1,00,000 का शुरुआत में लोन ले लिया 1.5 साल के लिए, फिर उसको चुका दिया। फिर आपने ₹2,00,000 का लोन ले लिया, फिर उसको चुका दिया। तो आपको अभी तक क्या-क्या मिला? एक आईडी मिल गई है, आईडी के बाद में आपको ट्रेनिंग मिल गई, ट्रेनिंग के अंदर बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग मिल गई। फिर आपने ट्रेनिंग के अंदर जो सीखा उसको टूल को आप घर ले आए, ₹15,000 का वाउचर यूज़ कर लिया, फिर आपको लोन मिल गया ₹1,00,000 और ₹2,00,000 का लोन। अब लोन मिलने के बाद में सरकार कह रही है अब आपका बिज़नेस चलने लग गया, छोटा-मोटा है, कुम्हार की दुकान चलने लगी, लोहार का अपने वेल्डिंग-वेल्डिंग का सारा काम शुरू हो गया। अब आप सरकार कह रही अब आप आगे क्या करो? आपको और ज़्यादा बेनिफिट चाहिए पीएम विश्वकर्मा का, तो आप डिजिटल यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करो। डिजिटल यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर सरकार ₹1 देगी उसके क्रेडिट में। तो कुल मिलाई इससे क्या है, इसको सरकार ये चाहती है उनका यूपीआई के थ्रू फॉर्मल लेन-देन बढ़े। तो हर दिन प्रति माह अधिकतम 100 लेन-देन को दी जाएँगे ₹1, तो मतलब ₹100 का आपको अलग से डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के लिए आपको फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है? अब आपने क्या है डिजिटल ट्रांज़ैक्शन भी कर लिया, मतलब सामान लाए, मशीन लाए, आपने लोन लिया, आपने सामान मँगाया, उसके बाद में आपने क्या किया, ये सामान बना लिया। अब आपने सामान बेच दिया, ऑनलाइन लेन-देन के लिए आपने डिजिटल मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में सहायता के लिए विपणन की मार्केटिंग में क्या गुणवत्ता प्रमाण सर्टिफ़िकेट देगी सरकार, आपको अलग-अलग मेलों के अंदर, फेयर प्रदर्शनी के अंदर स्टॉल लगाने के लिए फ़ायदा देगी। पीएम विश्वकर्मा के अंदर क्या है, पीएम विश्वकर्मा के अंदर हमने एलिजिबिलिटी देख ली। एलिजिबिलिटी के साथ-साथ हमने क्या-क्या देख लिया, इसके अंदर क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे। एक बार इस चीज़ को दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर हमने क्या देखा, पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च कब हुई थी? 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई थी। इसका बजट क्या था? 13,000 करोड़ रुपए का इसका बजट था। 2023-24 से 2027-28 तक के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी।
इसके अलावा इसके अंदर स्पेशल इम्फेसिस किसको दिया गया है? स्पेशल इम्फेसिस इसके अंदर वुमेन को दिया गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, डिसी डिफरेंटली एबल्ड, ट्रांसजेंडर, सभी को, हिल एरिया, आइलैंड के पीपल, इन सबको इसके अंदर फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 7 देखे थे हमने। 7 के अंदर हमने देखा कि आदमी हाथ से काम करने वाला होना चाहिए, बेयर हैंड से काम करने वाला टूल। 18 तरीके के फैमिली बिजनेस हैं जिसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय काम करने वाला एम्प्लॉय होना चाहिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एज क्या लिमिट क्या है इसके अंदर? 18 साल से छोटे आदमी एलिजिबल नहीं है, 18 साल से बड़ा होना चाहिए। नो नो लोन शुड हैज बीन अवेल अंडर स्मॉल क्रेडिट स्कीम। पहले 5 साल के अंदर सरकारी कोई भी स्कीम के अंदर कोई लोन लिया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर क्या थी, एक मेंबर हर फैमिली से अंदर एक ही आदमी को इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। फिर इसके अंदर क्या है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने, शुड नॉट बी एम्प्लॉयड। तो ये सारी इसके अंदर एलिजिबिलिटी थी। इसके अंदर बेनिफिट क्या थे? सबसे पहले इसके अंदर बेनिफिट था कि सबसे पहले आपको एक आईडी कार्ड दी जाएगी, पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड। फिर उसके अंदर दूसरा क्या, स्किल अपग्रेडेशन के लिए आपको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर एक एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। जितने दिन की ट्रेनिंग होगी उतने दिन के हिसाब से आपको 500 रुपए पर दिन के हिसाब से रुपए मिलेंगे। ट्रेनिंग के बाद में आपको उसका ट्रेनिंग, जिस टूल के ऊपर ट्रेनिंग देगी उस टूल को खरीदने के लिए, मशीन को खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपए का वाउचर मिलेगा। 15,000 वाउचर के मिलने के बाद में आप जब घर पे जाओगे तो आपको क्या लोन अवेल करेगी सरकार। लोन आप कोई भी बैंक में अंदर जाके जो पीएम विश्वकर्मा कार्ड दिखा के आपको 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो 1.5 साल के लिए। इसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 5% की। फिर बाद में क्या है, यदि आपने टाइम पे 1.5 साल के अंदर लोन चुका दिया तो आप एक फर्दर 2 लाख रुपए का लोन और ले सकते हो। तो ये वाली चीज इसके अंदर दी गई थी। इसके अलावा क्या था, इसके अंदर डिजिटल पेमेंट के लिए आपको 100 रुपए प्रति माह मिलेंगे यदि आप 100 डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो तो। उसके अलावा क्या सरकार मार्केटिंग में भी असिस्टेंस देगी। मेलों के अंदर, प्रदर्शनियों के अंदर आपका अपना प्रोडक्ट को शो करने के लिए, उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहन देगी। प्रचार प्रसार के लिए सरकार आपको जगह देगी, ब्रांडों में पहचान। तो सब कुछ ये हमने देखा। तो आज तक इसका अचीवमेंट क्या है? इस पीएम विश्वकर्मा स्कीम के 30 लाख लोगों को 5 साल के अंदर हमें ट्रेंड करना था। इसके अंदर क्या है, अभी तक क्या है, हमने इस एम को अचीव करने के जस्ट पास पहुंच गए हैं। 26 लाख से ज्यादा लोगों को ने आवेदन कर दिया है, जबकि 2 साल ही हुए हैं इस स्कीम को शुरू हुए। तो मतलब यह स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हमने देखा आज पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में, हमने कब स्टार्ट हुई देखी, हमने बजट देखा इसका, हमने इसके अंदर एलिजिबल लोग देखे, एलिजिबिलिटी के साथ क्राइटेरिया देखे, इसके अंदर क्या बेनिफिट है हमने वो देखे, और उसके बाद में आज इसका स्टेटस क्या है, ये सब के सब हमने इसके अंदर आज पढ़े। इसके अलावा आज जो करंट के अंदर न्यूज के अंदर है वो हम डिस्कस करते हैं अब। अगले इसके अंदर न्यूज है आज के न्यूज पेपर के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर न्यूज न्यूज क्या है, आर्मी डे परेड होनी है। आर्मी डे परेड 2026 की आर्मी डे परेड कहाँ पे होगी? आर्मी डे परेड 2026 की पहली बार ही हमारे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर होने वाली है। इसके लिए क्या तैयारियां चल रही है? आर्मी डे परेड के लिए 15 जनवरी को क्या आर्मी डे परेड होगी, जयपुर के अंदर होगी, और जो कि पहली बार होने वाली है। तो ये आपके फैक्चुअल नॉलेज के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्टेट लेवल पे स्वच्छता की रैंकिंग की गई है। स्टेट लेवल पे जो स्वच्छता की रैंकिंग की जाती है उसके अंदर क्या है, किस किस डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है? तो इसके अंदर सबसे पहले 10 लाख कैटेगरी वाले, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन कैटेगरी के अंदर जयपुर ने टॉप किया है। 3 लाख से 10 लाख की कैटेगरी के अंदर भीलवाड़ा ने टॉप किया है। तो इस तरीके से इन लोगों के नाम दिए गए हैं। तो 5 कैटेगरी के अंदर क्या सफाई के अंदर रैंकिंग दी है स्टेट लेवल पे। अब इंडिया लेवल की रैंकिंग और निकलनी है, अभी बाकी है। तो हमें ये पता होना चाहिए 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन के ऊपर किसने टॉप किया है? जयपुर के ने। ठीक है, जयपुर के अंदर ग्रेटर जो जयपुर है हमारा नगर निगम उसने। फिर 3 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन के अंदर किस होने की, कौन सी कैटेगरी के अंदर? 3 लाख से 10 लाख के अंदर भीलवाड़ा ने टॉप किया है। अगली न्यूज है, ये बजट के अंदर स्कीम आई थी हरित अरावली। हरित अरावली स्कीम के अंदर क्या है? हरित अरावली स्कीम के अंदर ये है कि आपको क्या है, सरकार ने बजट दिया था अरावली के लिए। सरकार ने कितने करोड़ रुपए का, 250 करोड़ रुपए का बजट किया था। किस चीज के लिए? हरित अरावली विकास योजना के लिए। इसके अंदर क्या 32,000 हेक्टेयर के अंदर अरावली के एरिया के अंदर सरकार क्या डेंस
पेड़ वेड़ लगाएगी इसके अंदर। तो हरित अरावली प्रोजेक्ट से किस चीज से रिलेटेड है, कितने रुपए का बजट है, बजट कितने का, 250 करोड़ रुपए का, कितने एकड़ के अंदर इसके अंदर वृक्षारोपण किया जाएगा, इसके अंदर 32,000 हेक्टेयर के अंदर वृक्षारोपण कराया जाएगा। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सेव अरावली अभियान भी चल रहा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट्स के अंदर ये एक अचीवमेंट थी कि विक्रम प्रोसेसर लॉन्च किया था, हमारा इंडिजिनस प्रोसेसर है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा विक्रम इनमें से किन चीजों से रिलेटेड है। तो विक्रम क्या है, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, विक्रम क्या है, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ये क्या कंप्लीट स्वदेशी है, बिल्कुल स्वदेशी। किसने लॉन्च किया, सेमिकॉम इंडिया में भारत ने अपना पहले सेमीकंडक्टर इंडिया जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर इंडिया ने अपना खुद का क्या 32 बिट का क्या माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, विक्रम है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इससे विदेशी चिपों के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, चाइना के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी, स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी हर चीज के अंदर हम इसको काम में लेंगे। तो आपको विक्रम के बारे में पता होना चाहिए, आपसे कोई भी स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं विक्रम से रिलेटेड। अगला क्या है, भीमाशंकर। भीमाशंकर क्या है, ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। अभी न्यूज के अंदर क्यों है भीमाशंकर, नासिक के अंदर क्या अगले साल क्या कुंभ का आयोजन होने वाला है 2027 के अंदर। 2027 के अंदर कुंभ का आयोजन हुआ, तो इसकी तैयारियां चल रही हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है नासिक, किस लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो ये दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कहाँ कहाँ कुंभ होता है, 12 साल के अंदर क्या उज्जैन के अंदर होता है, नासिक के अंदर होता है, हमारे है ना प्रयागराज के अंदर अभी हुआ ही है। ये सब चार जगहों के ऊपर इसका मेला लगता है। 2027 का मेला कहाँ है, भीमा शंकर के अंदर, नासिक के अंदर लगेगा। कवच किस चीज से रिलेटेड है, आपसे पूछ लेगा कवच किस चीज से रिलेटेड है। कवच का रेलवे के एंटी कोल्यूजन प्रोटेक्शन स्कीम है। रेल एंटी कोल्यूजन प्रोटेक्शन क्या है, मतलब दो रेल की ट्रेनें आपस में टकराए नहीं, इस चीज के लिए सरकार ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है, उसका नाम क्या कवच है। कवच के अंदर क्या है, जो कोई भी रेल यदि अपनी स्पीड से ज्यादा स्पीड में चलेगी तो उस पर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे। कभी कहीं सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो वहां पे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे। कोई मैनुअल हर्डल हुई तो वहां पे ब्रेक लग जाएंगे। तो कुल मिला से स्मार्ट सिग्नलिंग के अंदर, इसके अंदर क्या कोल्यूजन नहीं होगा, टकराव नहीं होगा। इस चीज को रोकने के लिए, ट्रेनों के टकराव को रोकने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसका नाम है ऑपरेशन कवच। कवच के अंदर क्या टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी अब रेलवे के इंजनों के अंदर, और हमारे रेल के अंदर एक्सीडेंट से हमें निजात मिल जाएगी। तो कवच आपको पता होना चाहिए, कवच किस चीज से, रेलवे सुरक्षा से रिलेटेड है। अब नियुक्तियां, जो इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हमारे स्टेट एग्जाम के हिसाब से, राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है, राजेश्वर सिंह को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजेश्वर सिंह। हमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर कितने मेंबर की बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है। पहली बात तो एक ही मेंबर है इसके अंदर। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बने थे, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से स्टेट इलेक्शन कमीशन बना था। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, काम क्या होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है पंचायती राज इलेक्शन कराना, ग्राम पंचायत का इलेक्शन करना, पंचायत समिति का इलेक्शन करना, जिला परिषद के इलेक्शन कराना। उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, नगर पालिका के अंदर तीनों टायर के इलेक्शन कराना, प्लस इलेक्टोरल रोल तैयार करना। ये सारे काम इलेक्शन कमीशन के, अनाउंसमेंट, डेट के अनाउंसमेंट करना, एक्सपेंडिचर के अनाउंसमेंट करना, ये सारे काम स्टेट इलेक्शन कमीशन के होते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के नए कमिश्नर कौन बने, राजेश्वर सिंह। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर जिसके ऊपर नियुक्ति हुई थी इस साल, उसके अंदर क्या ये स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट से बना था, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 243 आई के अंदर बना था। स्टेट फाइनेंस कमीशन के इस बार के हेड कौन है, इसका इस बार के हेड है अरुण चतुर्वेदी। अरुण चतुर्वेदी कौन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के हेड है। टाइगर का ट्रांसलोकेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। टाइगर के ट्रांसलोकेशन का प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, टाइगर का ट्रांसलोकेशन का प्रोजेक्ट का मतलब है एक स्टेट के टाइगर दूसरे स्टेट में लेके जाएंगे और इस तरीके से एक्सचेंज होगा। तो अभी सबसे पहला एक्सचेंज जो होने जा रहा है वो एक्सचेंज कौन से टाइगर रिजर्व के बीच में हो रहा है, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से हमारे राजस्थान के अंदर रामगढ़ विषधारी के अंदर टाइगर आएंगे, और रामगढ़ विषधारी से कहाँ जाएंगे, पेंच के अंदर जाएंगे। तो ये पहला प्रोजेक्ट है राजस्थान का, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पेंच का पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश के अंदर है, रामगढ़ विषधारी हमारे बूंदी के अंदर है। तो ये हमें पता होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा आज के न्यूज़पेपर के अंदर हमारे लिए जो भी इंपॉर्टेंट थी
स्कीम हमने देख ली, पीएम विश्वकर्मा स्कीम देखी हमने सबसे पहले, और उसके अलावा जो भी छोटी-छोटी न्यूज़ थी जो इस साल की इम्पोर्टेंट थी वो हमने देखी। आज अब हम कल देखेंगे कल के न्यूज़पेपर में हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।